दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और आज एक नए वीडियो के साथ मैं आप सब लोगों के बीच उपस्थित हूँ। अभी पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि देश का माहौल क्या है। देश के माहौल में इस समय चुनावी फिजा घुली हुई है और एक जनमत तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और जो भी नेताओं के इस समय भाषण या बयान या जो भी कुछ आ रहा है एक प्रकार से देश में दो प्रकार के जनमत, दो प्रकार की विचारधाराओं के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और आज मध्य प्रदेश में राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी और दोनों को सुना। और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। कल उदयपुरा विधानसभा में भी उन्होंने एक कार्यक्रम बहरकच में दिया। तो इन चुनावों में, 4 राज्यों के चुनावों में जो देखने वाली बात है कि जनमत किस आधार पर किन मुद्दों पर तैयार किया जा रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो चुनाव होता है वो धर्म और जाति का नहीं होता है। चुनाव होता है हमारे भविष्य को लेकर, हमारे विकास को लेकर और हमारे समाज की समृद्धि को लेकर। जो भी समाज हमारे कंट्री में रहता है, देश में रहता है, उसके उत्थान के लिए। अब एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसका दावा है और वो सही है होगी, आज़ादी के आंदोलन से उपजी पार्टी है। और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी को एक चीज़ कॉमन है जो वो हर प्रदेश में बोल रहे हैं, वो है जातिगत जनगणना। और जहाँ तक मैं उनके इस मुद्दे को जहाँ तक समझ पाता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि अगर इस देश की समस्याओं को, जो भी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है और भी कई समस्याएं हैं, खेती की समस्या है या मजदूर की समस्या है और समाज के किसी भी वर्ग की समस्या है, उन समस्याओं का हल करने से पहले इस सवाल को हल किया जाए कि देश में एक बार जाति जनगणना की जानी चाहिए। उनका मेन फोकस जाति जनगणना पर है। और दूसरा मैं उनको समझ पाया हूँ तो वो मोनोपोली के ख़िलाफ़ हैं, मतलब अर्थ के बंटवारे के ख़िलाफ़ हैं। वो जो इस समय वर्तमान में जो अर्थ का बंटवारा जिस तरीके से किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश में थे तो मैंने उनका भाषण सुना, तो वो बोल रहे थे कि किस तरीके से मतलब पूंजीवाद को इस देश पे लादा जा रहा है। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, उनकी जो भावना मैं पढ़ पाता हूँ, उनके बोलने का जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, तो उनका कहने का सीधा अर्थ था कि पूंजीवाद को इस देश पर थोपा जा रहा है और पूंजी का केंद्रीकरण किया जा रहा है। और कुछ गिने चुने, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ आपसे कि पिछले 9 साल में देश में पूंजी का जो बंटवारा हुआ है, बैंकों से जो लोन दिए गए हैं वो किसको ज़्यादा दिए गए हैं, बजट पे हिस्सा जिसकी मैं बात करता हूँ, बजट का हिस्सा, तो मैं उनको पढ़ पाता हूँ तो वो इकोनॉमिकल जस्टिस की भी बात कर रहे हैं, आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय हो या सामाजिक न्याय हो या आधुनिक दृष्टिकोण हो, उन सबको अगर ज़मीन पर उतारना है तो उसके लिए सबसे पहले जातिगत जनगणना आवश्यक है। तो वो जातिगत जनगणना के एक ऐसा मुद्दा लेकर चल रहे हैं जिससे इस देश की पॉलिटिक्स बदल सकती है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 दशक से जो मैं पाता हूँ, जब मैं राजनीति का अपने हिसाब से एनालिसिस करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि कुछ मुद्दों को कुछ विशेष विचारधारा के लोगों ने इस तरीके से खड़ा कर दिया, जैसे आरक्षण का मुद्दा।
जो लगभग मुझे लग रहा है कि हर प्रदेश में आरक्षण का कोई ना कोई इशू है, और वहाँ की सरकारें जब भी बनती हैं तो वो इस इशू को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाती हैं। क्योंकि उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि किसके पास किसकी संख्या कितनी है और किसको उस अनुपात में क्या मिलना चाहिए। तो एक जातिगत जनगणना का एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले समय में ये बनने वाला है, ये 4 राज्यों के चुनाव में। और फिर दूसरा उनका एक विज़न दिखता है, और वो जो विज़न बता रहे हैं उस विज़न को अगर मैं पढ़ पाता हूँ तो वो विज़न जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण रोजगार, जो कि कृषि, उसे आप ग्रामीण रोजगार की ही श्रेणी में रखें, कृषि, कृषक, किसान, इस तबके को वो एड्रेस करके और जो भी वेलफेयर स्कीम्स वो चाहते हैं, जिस प्रकार से अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ये पाते हैं कि पिछले 9 साल में जब सरकार बदली तो जो जनता के अधिकार की जो सब्सिडी थी, उस सब्सिडी को मतलब राष्ट्रभक्ति के नाम पर लोगों से वापस ली गई, और राष्ट्र का तड़का, राष्ट्रवाद का तड़का लगा के, और उसका परिणाम ये है, अगर उसका कुछ अच्छा भी परिणाम निकलता तो सब्सिडी तो ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि नागरिक स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, लेकिन उल्टा हुआ। उल्टा ऐसा हुआ कि नागरिकों को उसका सही मतलब फ़ायदा नहीं पहुंचा जो पहुंचना चाहिए था। तो वो सब्सिडी भी बंद हो गई, तो उनकी जेब से जो पैसा निकाला गया उनको, उनकी मतलब मैं एक कांग्रेस जिस दिशा में लड़ना चाहती है, उनके जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस के जो सबसे बड़े लीडर हैं, और भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने की, उससे उन्हें जो ज़मीनी हकीकत का मान के चलो जो वो बताते हैं, उस एक्सप्रेशन से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। और और ये सोच उनकी सही भी है। क्योंकि 9 सालों में जो सबसे बड़ा आंदोलन, अगर भारत में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है इस सरकार के ख़िलाफ़, तो वो किसानों का हुआ। और किसानों को मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है, और ना मैंने कहीं किसी पॉलिटिकल व्यक्तियों से भी मेरी बातचीत होती है, नेताओं से भी होती है, वकीलों से भी होती है। आज तक ये बात नहीं होती थी कि राजधानी में, इस देश की राजधानी में किसान को ना अंदर आने दिया जाए। किसी भी हुकूमत ने, किसी भी सरकार ने अभी तक किसान को रोका नहीं था, लेकिन किसान को 13 महीने दिल्ली के बाहर रोका गया। और कैसे रोका गया? अब चूँकि हम सब लोग किसान के ही बच्चे हैं और कृषि से ही जुड़े हुए हैं सारे लोग, तो किसान को रोका गया। और एक दृश्य वो भी देखा इस देश ने इसी दौर में, इस 9 साल के दौर में, कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन, वो दिन आज तक, मैं आज़ादी के 70 साल में, वो दिन सबसे काला दिन है। मेरी नज़र में वो सबसे काला दिन है। वो मान चलो, जिस दिन मान के चलो 26 जनवरी के दिन किसान के ऊपर राजधानी में पुलिस मान के चलो लाठियां बरसा रही है। मैं सोच के भी कांप जाता हूं कि कैसा दिन चुना, कि गणतंत्र दिवस जो राष्ट्रीय पर्व है, उस राष्ट्रीय पर्व पर भी मान के चलो उस दिन को हम किस रूप में याद करेंगे। उस घटना के बाद हम किसान किस रूप में याद करेंगे कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली, देश की राजधानी में, हम पर लाठियां चलाई गईं, और पूंजीपतियों के द्वारा खड़ा किया हुआ मीडिया मान के चलो ये सवाल करेगा कि किसान आतंकी है, किसान खालिस्तानी है, किसान लाल किला पर कब्जा करना चाहता है। और क्या नहीं हुआ उसमें, किसानों के बच्चों को मान के चलो उनको गोली भी लगी। और आज तक मान चलो उसी किसान आंदोलन के चलते हुए किसानों को कुचला गया जीपों से, और पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो हम किसान इन 9 सालों को किस बात से याद करेंगे? अगर किसान याद भी करेंगे तो किस बात? तो मुझे वो विज़न दिखता है, एक राहुल गांधी को मैं एक नेता के रूप में देखता हूँ कि वो एक सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं।
मैं उनको कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ, एक वर्कर भी एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ है वर्कर से, जैसा कि वो खुद भी कहते हैं कि उनकी पार्टी के मान चलो कार्यकर्ता जो है वो बब्बर शेर हैं। इस तरीके से वो भाषण देते हैं मतलब पब्लिक मीटिंग्स में। तो वो जो काम कर रहे हैं, और वो आप देखो कि मतलब वो जिस दिशा में वो चल रहे हैं, मतलब वो हर चीज़ को समझ पा रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि इकोनॉमी के डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से देश के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और मिडिल क्लास के साथ और छोटे व्यापारियों के साथ किस तरीके से अत्याचार और अनाचार हुआ जा रहा है प्राइवेटीकरण के नाम से। अच्छा, वो प्राइवेटीकरण को भी वो समझते हैं। प्राइवेटीकरण का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप सब कुछ ख़त्म कर दें। प्राइवेटीकरण का मतलब ये बिल्कुल कतई नहीं है कि आप सब कुछ ख़त्म कर दें। जिस प्रकार से 3 कृषि कानून लाए, 700 किसानों ने आत्महत्या की, तो हम किसानों को भी एक जनमत बनाने की ज़रूरत है 2024 तक, कि जिन लोगों ने हमको दिल्ली में नहीं घुसने दिया तो हम क्या करें। ये मौका है। ये जो चुनाव जो आता है, ये एक मौका होता है। ये एक मौका होता है लोकतंत्र का कि हमको हमारे साथ किए गए मतलब व्यवहार को या उसको हम सोचें कि हमको आप किस दिशा में ले जा रहे हो। भाई आप जिस पोजीशन पे हो, आप जिस कुर्सी पे हो या सत्ता में जो भी आदमी उस कुर्सी पे पहुंचता है, तो वो सब मतलब सबकी मेहनत से ही, वो सबके एक सहयोग से ही पहुंचता है। और फिर किसानों के साथ हो, मजदूरों के साथ हो, कोरोना में हमने देखा 5-5 हज़ार किलोमीटर पैदल चले जा रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन 9 सालों का पूरा विश्लेषण इन चुनावों में चल रहा है, एक बड़े लेवल पर और छोटे लेवल पर। जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि जो मतलब छोटे से मेरा तात्पर्य है कि स्टेट लेवल पर जो वेलफेयर्स दिए जा रहे हैं, चूँकि मतलब मैं जनता में मैं भी जाता हूँ, मतलब महंगाई से ये नहीं कि महंगाई से मिडिल क्लास परेशान है। महंगाई सिर्फ खाद्यान्न की ही नहीं है, महंगाई किसान के लिए भी है। 100 रुपये लीटर डीजल, मतलब 90 से 100 डीजल, 110 पेट्रोल और 13 साढ़े 13 1400 की डीएपी। आप समझो, आप कि यूरिया लाइन में लगना, डीएपी के लिए धक्के खाना। जो अधिकार है किसान का कि उसको सुविधाएं दी जाएं। बिजली का महंगा हो जाना, तो बिजली कौन महंगी कर रहा है। अभी जो कोयला की जो रिपोर्ट आई है, कोल मंत्रालय ने दी है कि जब भारत के पास कोयला है तो फिर इम्पोर्टेड कोयले का क्या मतलब है। इम्पोर्टेड शब्द जोड़ने से मतलब कि इम्पोर्टेड का क्या मतलब है कि वो बाहर से आया हुआ है। तो बाहर से आया हुआ है तो क्या कोयला किसी विशेष क्वालिटी का है, क्या क्या है वो। तो मतलब 2 देशों से घूम के आ रहा है, वो एक देश में खरीदा जा रहा है 3। तो मुझे लगता है कि ये सारे जनता के मुद्दे हैं और इन चीज़ों को वो एक मतलब जनता को समझने की ज़रूरत है। और इन चुनावों में वो जनमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, जो जो इस मोनोपोली के खिलाफ हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में पूरा हिंदुस्तान। भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी से किस बात की लड़ाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से टैक्सेस की ही तो लड़ाई थी। टैक्स जो किसानों पे लगाया जाता था, मजदूरों पे लगाया जाता था, उस समय के व्यापारियों पर लगा टैक्स की ही तो लड़ा। तो आप क्या कर रहे हैं, तो आप तो टैक्स की डबल मार दे रहे हैं, जिसको आप जीएसटी के नाम से लेके आए हैं। और आपके द्वारा किए गए कार्य से मतलब इन 9 सालों में जो भी कार्य हुए उससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी लागत दुगनी हो गई। जैसा मैंने बताया, उस समय 600 रुपये डीएपी था और आज 1400 रुपये, तो लागत दुगनी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो चुनाव चल रहे हैं, इनमें एक प्रकार का देश में जनमत भी तैयार हो रहा है। तो मेरा आपसे बात करने का और अपने विचारों को व्यक्त करने का सिर्फ उद्देश्य है कि इन सारी जो किसान भाई, मेरे जो किसान भाई हैं, वो किसान बनकर भी सोचें कि क्या क्या गणतंत्र दिवस के दिन क्या भारत का किसान ने ऐसी कोई मतलब इस देश के लिए ऐसा क्या किया है कि गणतंत्र दिवस के दिन उसके ऊपर लाठियां बरसेंगी। मतलब कुछ भी हो, मतलब एक तो 13 महीने वो बैठेगा ही क्यों। तो किसान होने के नाते आप सोचें। और प्राइवेटीकरण, निजीकरण में जिस तरीके से देश की संपत्ति को सौंपा जा रहा है, इन सब विषयों में यही है मुद्दे असली। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि चुनाव में आप मुद्दे मुद्दे पर वोट करें। आप जाति और धर्म, ये जो जाति और धर्म का पोलराइजेशन करके ये जो पूंजीपतियों के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है देश में उदारता के नाम से जो खेल खेला जा रहा है उदारवादी सोच से, कि पोर्ट्स हों, रेल्स हों, मतलब रेल्स, एयर हवाई अड्डा हों, रोड हों
और बिजली सप्लाई हो, मतलब ऑल टू ऑल। और एक ऐसा आदमी मान चलो जो कि सुई भी नहीं बनाता, वो सारे बंदरगाहों का मालिक है। और बहुत बड़े-बड़े सौदे भी हो रहे। तो ये पूंजीवादी ताकतें जो खेल खेल रही हैं, पूंजीवादी लोग जो जिनके पास पूंजी ज़्यादा इकट्ठी कर ली है, वो खेल खेल रहे हैं। तो भारत की अस्मिता की लड़ाई है, तो आप सभी इस पर विचार करें और मुद्दों पर विचार करें। और आपको भटकाने की बहुत कोशिश की जाएगी, आपको कई मुद्दों पर भटकाने की कोशिश की जाएगी। तो हम हमेशा मुद्दों पे बात करते हैं, तो आने वाले समय में भी मुद्दों पे बात करेंगे दोस्तों। आज मुझे आप लोगों से बस यही शेयर करना था कि चुनाव है अपना कीमती वोट अपने बच्चों के, अपने परिजनों के, अपने देशवासियों के, अपने देश के किसानों को, मज़दूरों को, सबको ध्यान में रखकर ही आप फैसला करें कि आप किसका किसका साथ देना चाहते हैं। आप उसका साथ देंगे कि जो जो एक पूंजीपतियों के द्वारा खड़ा किया गया, मान के चलो एक अंबार, मतलब टेलीविज़न जैसे प्रचार माध्यम को भी मान चलो एक अपने इशारों पर, मतलब अब इशारा कहें या मैनिपुलेट कहें या दबा दिया उसको, या क्या कि मतलब जनता से दूर कर देना। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो इन चुनावों में हम बात करेंगे और भी देश के विषय में बात करेंगे। अभी चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव में मुद्दों की बात करते हैं, धर्म की बात, धर्म की बात करते नहीं हैं, जाति की भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये देश की अस्मिता और संविधान और देश में अधिकारों की बात है। ये इससे रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।